नमस्कार एंड प्रणाम। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंचायतीविद पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम करने वाले हैं नॉलेज और एंटरटेनमेंट की ढेर सारी पंचायती। और आज ही हमारा सेकंड वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है और इसमें जो आज हमारे गेस्ट हैं शिव शक्ति सिंह, जो मेरे टीचर हैं और उनके काफ़ी सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस जो साइंस और साइंस के अलावा कल्चर से रिलेटेड, जिसे हमने नया नाम दिया है सनातनी साइंस, उस सनातनी साइंस के साथ में वो जो नॉलेज है इनका, वो मैं चाहूँगा आप लोगों के साथ भी शेयर हो। तो आइए सबसे पहले तो मिलते हैं शिव सर से। प्रणाम सर। नमस्कार पंचायती के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से। और आज मुझे यहाँ पे मेरे एक स्टूडेंट जो बहुत ही कॉन्शियस स्टूडेंट तो आदित्य ने मुझे बुलाया है। तो आज हम देखते हैं कि आदित्य किस तरह के क्वेश्चन करते हैं और हम उनका कैसे आंसर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सर कह रहे हैं कंसिस्ट, हालांकि मैं कंसिस्ट किसी एंगल से फिजिक्स का तो नहीं रहा और सर ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, फिजिक्स के अलावा भी काफ़ी कुछ सिखाया। और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर खराब होते हैं, सर काफ़ी अच्छे हैं, बस स्टूडेंट मैं नालायक निकला हूँ इनके लिए। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता कि मतलब वो होता है कि एक अलग तरह के डिजायर्स होते हैं, बट एक सब्जेक्ट का फंडामेंटल्स होता है। फंडामेंटल अच्छे थे, बट ये है कि हाँ, हो सकता है सब्जेक्ट की तरफ ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं हो पाया, ज़्यादा रही, लेकिन हो नहीं पाया। कोई बात नहीं, जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, वो अनुभव काम होगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। और पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं उस पर डिस्कस करेंगे सनातनी साइंस, और उसके बाद में उसका फिजिक्स और साइंस से क्या रिलेशन है उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहली बात, अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर के साथ में कि सर हमारी संस्कृति कैसी थी और अब क्या चेंज आ गया है उसमें। देखिए, जैसे भारत की अगर हम संस्कृति की बात करें तो खासकर ये लिविंग है एक तरह का, मतलब ये स्टाइल ऑफ लिविंग कह सकते हैं। तो ये काफी पुराना है। मुझे लगता है कि लिखित इतिहासों में तो देखा जाए तो बहुत लेटेस्ट का ही आता है, बट मुझे मतलब मेरा मानना है कि ये काफी पुराना रहा होगा, क्योंकि अगर हम 4000-5000 साल पहले लिखना जानते थे तो ऑब्वियसली उसके बहुत पहले से ही हमें ये बताया जाता होगा कि शब्द क्या होते होंगे, किस तरह से लिखा जाता है। तो इसका मतलब हम अगर 5000 साल पहले लिखना समझना जानते थे तो, या फिर उस तरह का गुरुकुल या जो भी संस्थाएं थी, तो हम उससे और पुराने थे, यानी हम मानव सभ्यता में काफी पुराने थे। और उस टाइम से जो, चूंकि मानव सभ्यता जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, सभ्यता जो है वो एक साइंस से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि कोई भी हमारे हर एक छोटे बड़े एक्ट्स जो होते हैं ना, वो साइंस से जुड़े होते हैं। जैसे हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, तो उसके पीछे क्यों, और बहुत सारी मुद्राएं होती हैं नमस्ते करने की, बट हम हाथ जोड़ के ही नमस्ते करते हैं, या हमारे कल्चर में इसको प्रमोट किया गया, उसके पीछे कुछ कारण रहा। तो जब हम मॉडर्न साइंस में आते हैं और उन पे रिसर्च करते हैं, अभी भी बहुत सारे रिसर्च चलते रहते हैं, इस तरह लाइफ स्टाइल पे भी चलते हैं। जैसे अभी हाल ही में मैं एक अपने फ्रेंड से मिला, वो काफी उसमें रिसर्च, उसका चूंकि वो पोस्टडॉक कर रहा है अभी, और वो ब्रेन साइंस वगैरह में ही रिसर्च है उसका, और अच्छा काम करता है। तो वो फ्रेंड भी बता रहा था कि अभी कई जगह पे इन चीजों पे काम हो रहा है। जैसे हमारे बैठने का जो पोस्चर होता है, हम जैसे आलती पलती मार के बैठते हैं, या फिर हम वज्रासन मुद्रा में बैठते हैं, तो इन मुद्राओं का हमारे ब्रेन पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। अच्छा। और ये रिसर्च के थ्रू पता चल रहा है, मतलब ये किंवदंती बातें नहीं है, कही हुई बातें नहीं है, बल्कि ये रिसर्च में ऐसा प्रूफ करने या ऐसा जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या हो सकता है इसमें, मतलब पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ऐसे क्यों बैठते थे। जैसे जापान में या चाइना में हर जगह अपने अपने जगह बैठने का एक अपना पोस्चर हो। तो जैसे वज्रासन के लिए सामान्य तौर पे कहा जाता है कि जो भी योगा के एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो अब हम आलती पालती मार के बैठते हैं तो हमारे जो ब्रेन्स के वो हैं न्यूरॉन्स, वो ज्यादा अच्छा काम करते हैं। तो अब जो चीजें अब चूंकि हम न्यूरॉन्स जानते हैं, ब्रेन्स जानते हैं, तो हम मॉडर्न साइंस की तरफ कह रहे हैं, लेकिन ये एंशिएंट लोग जानते थे। अब वो उस रूप में नहीं जानते हो शायद, लेकिन वो ये जानते थे कि इस पोस्चर्स में अगर हम बैठते हैं तो हमें मतलब बहुत अच्छा लगता है, या हमारा ग्रोथ अच्छा। जैसे एक सिंपल एक गुरुकुल में जब शिक्षा दी जाती थी तो बैठने का एक खास पोस्चर होता था, जैसा हम देखते हैं वीडियोस में देखा, या फिर पहले के रामायण महाभारत वगैरह चित्रों में देखते हैं। तो वो पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। तो वो कोई एक दिन में आया नहीं होगा, वो मल्टीपल प्रैक्टिस के बाद आया होगा।
तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि वो बैठते कैसे थे, खाते कैसे थे, उनके बातचूड करने का वे क्या होता था, उनके लिविंग जैसे सिंपल एक करते हैं, मान लो हम घर में दही खाते हैं, तो दही एक देखा जाए तो बहुत सिंपल फूड, जैसे कॉमनली फूड है बट सिंपल फूड नहीं है। मतलब दही, दूध से दही जमाना एक जटिल प्रोसेस है, ठीक है। पहले कैसे समझा उन्होंने, आज उसमें बहुत सारी चीजें हम जानते हैं, बैक्टीरिया जो भी है, लेकिन एंशिएंट लोग भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते थे। साथ साथ वो ये भी जानते थे कि दूध से जब दही बनेगा तो उसकी तासीर में क्या अंतर आ जाएगा, और वो तो ये एक साइंस था। हमने उसको, चूंकि इतना डेली लाइफ साइंस है कि हम उसको उस तरह से देखते नहीं, बट हमारे जो पुरानी सभ्यता जिसको पहले स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो इन सब चीजों को सिखाती है, क्योंकि हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारी चीजें अभी भी कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पूजा पाठ होते हैं तो उनमें हम बहुत सारी चीजों का जो करते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो साइंस से रिलेटेड होता है। उसके हर के पीछे कुछ लॉजिक और होता है, कुछ कुछ अंधविश्वास भी हो सकता है, बट बहुत हद तक वो लॉजिकल भी होता है, क्योंकि ये मॉडर्न साइंस ने बताया। जैसे सिंदूर लगाना, ये सब चीजें तो आज वो पता चल रहा है। अब जैसे नमक छोड़ना और नमक खाना, ठीक है, ये भी एक साइंस है कि बॉडी के लिए कितना सोडियम चाहिए, कितना नहीं चाहिए, वो साइमल्टेनियसली हम, तो जैसे फास्टिंग करना, अब पूरी दुनिया फास्टिंग की तरफ जा रही है, और वो कह रही है कि भाई आपने, चूंकि हम डायबिटीज और इन चीजों को इसलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, या तब भी खा लेते हैं जब भूख नहीं है, तो फास्टिंग हमारे कल्चर में बहुत पहले से था, ठीक है। तो ये सब चीजें हम उसको, चूंकि ये लाइफ में इतना इजी वे में आ चुका था, हमने उसे कभी साइंस की तरफ जाके नहीं देखा, बट अब जो है मॉडर्न बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, और चूंकि मैं साइंस का टीचर हूँ या विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं बहुत हद तक कनेक्ट कर पाता हूँ कि उसका रिलेटेड किस तरह से होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब सनातनी, अब चूंकि सनातन वर्ड कहने पे सीधे हम धर्म की तरफ जाते हैं, नहीं, ये एक स्टाइल ऑफ लिविंग ही है, और उसमें बहुत कुछ साइंटिफिक ही है, ठीक है, क्योंकि वो अगर साइंटिफिक नहीं होता तो हमारे पहले के पूर्वज उसको एलिमिनेट कर देते। ऑब्वियसली अगर हमें सिंपल है, अगर मान लेते हैं हमें किसी चीज का बुरा प्रभाव दिख रहा है तो हम उस चीज को अपने लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो उन्होंने उन चीजों को 5000 सालों में प्रैक्टिस में लिया है, जो बहुत ही साइंटिफिक, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत कहना अलग नहीं होगा कि सनातन जो है वो भी एक साइंस ही है, और उसमें जो जीने के तरीके हैं वो भी साइंटिफिक ही है, ठीक है। बस ये है कि हम अब जो मॉडर्न साइंस है उसमें क्या है, हर चीज का प्रमाण ढूंढते हैं, और हम तो पहले क्या होता था कि चूंकि सामान्य जन के लिए होता था तो उसमें हम प्रमाण जो होता है उसको ज्यादा फोकस नहीं करते, क्योंकि अब तुलसी पत्ता बहुत फायदेमंद है, ये इम्पोर्टेंट है। अब लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है जिसकी वजह से वो फायदेमंद है, तो जो सामान्य आदमी उसको बस तुलसी पत्ता का फायदा पता चलना चाहिए। तो इसलिए पुराने लोगों ने इस चीज पे जोर डाला कि आपको फायदा होगा इस चीज के लेके, लेकिन अब जब आप एलिमेंटल उस पे जाते हैं तो आप पाते हैं कि वो बहुत अच्छा मेडिसिन, ठीक है, तो वो हमारे साइंस में है, ऑलरेडी हम खाने में यूज करते हैं। उसमें भी 2-3 बातें रहती हैं कि चबा के नहीं खाते, क्योंकि उसमें आर्सेनिक होता है तो दांतों के हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो ये मान्यताएं जो भी बनी, मान्यताएं न कह के मैं तो साइंस ही कहूंगा कि साइंस जो भी बना वो थ्रू एक्सपीरियंस था, और शायद कुछ लोग इसके बहुत अच्छे नॉलेज भी रखते थे, लेकिन वो सामान्य जन को बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं ले जाते, या वो सामान्य जन को उससे मतलब ही नहीं होता था, तो उनको बता देते थे कि आप मतलब इसको यूज करें, इस तरह से यूज करेंगे तो आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये एक लाइफ स्टाइल है, बहुत पुराना लाइफ स्टाइल और प्रूव्ड लाइफ स्टाइल है। तो सनातन जो है वो धर्म तो है ही, मतलब एक धर्म क्या कह लें, पद्धति है, और वो पद्धति जो है उसमें बहुत कुछ, और वो साइंस ही। सर इससे अगर जैसे अभी आप बता रहे थे कि लिविंग ऑफ ये और काफ़ी सारी साइंटिफिक चीज़ें हैं हमारे, इसका मतलब मंदिरों वगैरह में भी ये घंटी वगैरह जो यूज़ करते हैं अपन, उनका भी साइंटिफिक लॉजिक जैसे अब सिंपल है, जैसे मोबाइल में क्या, मोबाइल में माइक्रोवेव्स आते हैं तो कुछ फ्रिक्वेंसीज के कारण ही, तो अब जैसे मोबाइल के बहुत सारे साइंटिफिक, ऑब्वियसली ये बहुत सारे वैज्ञानिक तत्वों में भी आ चुका है, बहुत जगह प्रूव किया जाता है, बहुत सारे पेपर पब्लिश हो चुके हैं इस पे। तो ये क्या है, उसमें फ्रीक्वेंसी का है, जैसे कोई वेव है उसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, मैं ज्यादा फिजिक्स की भाषा में मतलब उसमें खास तरह का तरंग होता है, और वो तरंग जो होता है वो हर तरह से इफेक्ट आ सकता है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो हमारे जो पुराने लोग थे जिनको मेट्रोलॉजी अच्छी आती होगी, उनको ये बात पता था कि कुछ साउंड्स, जैसे हम म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक क्या है, जस्ट एक साउंड है, बहुत सारे वेव्स का सुपरपोजिशन है, कोलिजन है, सॉरी सुपरपोजिशन है, जो क्या कहते हैं एक कंबाइंड इफेक्ट डालता है हमारा। जैसे हम तबला सुनते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा, सितार सुनते हैं तो हर मेटल का या अपना एक साउंड होता है, और वो
पॉजिटिव ही डाल रहा है ऑब्वियस, तभी हमें अच्छा लगता है। तो उसी तरह से हमारे मंदिरों में जो घंटियां लगी है, सभी धर्मों में है घंटियों का। जैसे धर्म की बात करें तो बुद्ध में जैसे बौद्धिस्ट जो हैं वो भी खास तरह के साउंड्स को यूज करते हैं। तो सभी धर्मों में साउंड का एक अपना इम्पोर्टेंस है। अब जैसे जो इस्लाम में भी अगर करें तो अपना उनका भी है, सबका साउंड का वो रहता है। तो साउंड जो है वो एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज है। और मंदिरों की घंटियों का साउंड जो है वो हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स को जोड़ता है, ये प्रूफ फैक्ट। क्योंकि वो कॉपर का शायद मेटल होता है। जब भी हम ध्यान मुद्रा में अगर चाहेंगे और उस तरह के साउंड्स को सुनेंगे तो वो हमारे ध्यान को डीप बनाता है। आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप उस तरह के साउंड के थ्रू आप ध्यान मुद्रा में जाएं तो आपको बहुत पीस महसूस होता है। तो इसलिए वो भी एक प्रूफ साइंस है। और मंदिर की घंटी बजाना अच्छी बात है। बस वो कोई भी बजा सकता है। उसमें अगर हम यही बात है ना कि हमने क्या धर्म करके एक जटिलता खड़ा किया, नहीं, वो एक पद्धति है। अब भारत कंटिनेंट, मतलब इंडिया का जो कंटिनेंट है, वो भारत का जो पूरा प्रायद्वीप कह सकते हैं, भारतीय प्रायद्वीप, उसमें पूरे सभी देशों में लगभग मिलता जुलता बहुत कुछ है, एक जैसा है। तो वो एक ही तरह के कल्चर से डेवलप हुआ था और वो फैला, भले वहाँ धर्म अलग चलते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसको धर्म से ज्यादा लिविंग पे देखें, तो बहुत कुछ उसमें साइंस दिखेगी। तो मंदिर की बात आई है और फिर अभी अयोध्या मंदिर की बात ना हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो मंदिर अयोध्या में जो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो सर राम को लेके आपका क्या विचार है, क्या कंसर्न है? राम को लेके विचार ये है कि जैसे हमारे फिजिक्स में होता ये है कि हम हर फेनोमेना के लिए एक आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं, हर घटना के लिए एक आदर्श स्थिति लेते हैं। जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शनलेस सरफेस, घर्षण रहित सतह। तो हम जानते हैं जबकि कि ब्रह्मांड में कहीं भी घर्षण रहित सतह पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम घर्षण रहित सतह मान के जब फिजिक्स के प्रॉब्लम्स करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर हमें फ्रिक्शन के फोर्स से, मतलब घर्षण के फॉर्मूले नहीं लगाने पड़ते, तो उसकी जटिलता थोड़ी कम हो जाती है। तो हम किसी भी चीज को आदर्श पहले मानते हैं। जैसे सिंपल सा है, हम मानते हैं कि जैसे थर्मोडायनेमिक्स में मान लेते हैं कि आइडियल गैस, आदर्श गैस, तो कोई भी गैस आदर्श नहीं होता, बस उसके नजदीक होता है। तो हम आदर्श गैस मान के जो सिद्धांत बनाते हैं उसके बाकी गैस भी उसके नजदीक में जाके फॉलो करते हैं। तो राम मानवता के लिए एक आइडियल कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट न कह के मैं कहूँ कि एक आइडियल अवतार है। और वो जो मतलब उन्होंने जो मर्यादा खड़ा किया था, हम सब उसकी ओर जाना चाहते हैं, मतलब हम उसको अप्रोच करना चाहते हैं। हाँ, नहीं कर पाते क्योंकि वो हम नेचर में जानते हैं कि आइडियलिस्टिक होना बहुत मुश्किल है या लगभग इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। लेकिन राम एक मर्यादा है और राम का धर्म से कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि वही कल्चर की बात आती है। तो राम ने एक कल्चर बनाया। जैसे राम के हर व्यवहार पे आप ध्यान दीजिए। जैसे राम का एक एग्जाम्पल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर लेते हैं तो उन्होंने सवरी के जूठे बैर, तो जूठे बेर खाने का क्या रीजन हो सकता है? मतलब अगर हम देखें तो सवरी के जाति के हिसाब से, जो आज जाति कही जाती है, कह रहे जो भी, तो उन्होंने ये क्या दिखाने की कोशिश की यहाँ पे कि अगर प्रेम है, प्रेम इम्पोर्टेंट है, जाति या जो भी मानवता में प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर प्रेम है तो ऑब्वियसली हम सवरी के जूठे बेर भी खा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक घटना है। दूसरा, राम के जैसे राम साइमल्टेनियसली, राम में दो चीजें साइमल्टेनियसली थी। एक तरफ वो धैर्य बहुत रखते थे। जैसे धैर्य की बात करें तो जैसे समुद्र पे जो वो बनाना था, पुल बनाना था, तो क्षमता वो रखते थे कि समुद्र को सोख लेते और फिर उस पर पुल बना देते। लेकिन उन्होंने धैर्य दिखाया वहां, उन्होंने समुद्र से विनय किया और कहा कि भाई मुझे रास्ता दे दो, जबकि वो क्षमता बहुत थी उनके अंदर। तो उन्होंने ये सिखाया कि हमारे पास अगर क्षमता भी है तब भी हमें धैर्य रखना चाहिए और पेशेंस रख के ही काम करना चाहिए। तो उनके हर एक इवेंट, जो भी छोटी बड़ी घटनाएं है, जैसे राम ने एक सामान्य जीवन जी के दिखाया। उन्होंने ये नहीं, मतलब हम उन्हें ईश्वर मानते हैं तो हम, उन्होंने कहीं चमत्कार करके नहीं दिखाया कि भाई ये मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि मैं जो लैंडमार्क खड़ा करूंगा वो आइडियल लैंडमार्क होगा और जो आने वाला जो मानव होगा वो इसको फॉलो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो राम ने जो भी, जैसे समुद्र वाली घटना थी तो हाँ, उन्होंने अनुनय विनय जो भी था, पूजा किया, बहुत देर तक प्रार्थना की। हाँ, उन्होंने उसमें तब देखा कि भाई तब जरूरत पड़ती है तो शक्ति प्रदर्शन भी होता है। ठीक है, तो उन्होंने वो भी करा। लेकिन पहले उन्होंने ये कहा कि भाई हम पावरफुल है, इसका मतलब नहीं कि हम तुरंत एग्रेसिव हो जाए और तुरंत ही
हावी हो जाए किसी पे। तो ये एक आज के व्यवहारिक जीवन में भी हम देखें तो कितना महत्वपूर्ण है। तो राम का एक एक इवेंट, मतलब पूरा रामायण जो है, वाल्मीकि रामायण हो चाहे रामचरितमानस हो, रामचरितमानस को लेकर बहुत सारे लोग विवादों का वो करते हैं। मैं मानता हूँ कि हर जो साहित्य लिखा जाता है उसमें उस युग का प्रभाव जरूर होता है। हाँ। तो हो सकता है ऐसा, पता नहीं, बट जो भी विवाद है, मैं मानता हूँ कि तुलसीदास ने बहुत अच्छा लिखा उन्होंने, और वो आज भी बहुत पठनीय होना चाहिए और उसमें सीखने के बहुत कुछ है। हम एक्चुअली क्या है कि हम हमेशा किसी चीज के नेगेटिव पक्ष पे ही फोकस करते हैं, पॉजिटिव पक्ष पे फोकस नहीं करते। व्यक्ति के आचरण में भी यही बात है। तो हम हमेशा नेगेटिव, चूंकि हमारे प्रवृत्ति है, सिंपल प्रवृत्ति बनती है कि हम नेगेटिव चीजें पहले देख लेते हैं, नॉर्मल इंसान नेचर होता है सिंपल, तो हम उसकी तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। बट हमें ऐसा नहीं करके पॉजिटिव चीजें अगर देखें तो चाहे वो साहित्य हो, व्यक्ति हो, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो राम तो खैर महासागर हैं, और उनके बारे में तो मतलब मैं तो क्या, युग युग से वही कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। तो महासागर का विश्लेषण कुछ मिनटों या शब्दों में तो करेंगे। सही बात है सर। तो मतलब राम को चूंकि अब राम को लेके जो भी अभी स्थितियां बनती हैं ना, उसमें वो धर्म से ज्यादा हावी हो जाता है। मैं मानता हूँ कि उनको जब एक मानव के रूप में पढ़ेंगे, महामानव के रूप में आप पढ़ेंगे, और तब आप उनके एक आचरण को देखेंगे, तो वो मतलब अगर उसका यूं मानिए कि वो तो आइडियल सिचुएशन है जिसमें कहते हैं, और हम उसके कुछ पॉइंट परसेंटेज भी अगर हमारे अंदर आता है तो वो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। तो स्वयं राम जो थे वो तो उनकी बात है, एक आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी के साथ चलते हैं तो आदमी पॉजिटिव ही होता है। हर आइडियोलॉजी से हमको सीख सकते हैं, हर घटना से सीख सकते हैं। जैसे उन्होंने सुग्रीव से दोस्ती करी, ठीक है, तो सुग्रीव से दोस्ती करी तो हम कह सकते हैं, अगर हम सामान्य तौर से देखेंगे तो कहेंगे उनका स्वार्थ था। लेकिन उस दोस्ती का पृष्ठभूमि अगर देखेंगे तो हम पाएंगे कि वो बहुत बड़ी घटना थी। वो बहुत बड़ी घटना थी। राम का किसी कह सकते हैं जानवर कह लो, या यूं कह लो कि मतलब एक ह्यूमन कम एनिमल वैसा कुछ जो भी था, तो वो उन्होंने वहां भी ये दिखाने की कोशिश करी है कि सिर्फ हमें मैनेजमेंट की तरफ देखना है। हमें मतलब काम, आज की मैं MBA वाली भाषा में कहता हूँ, हमें अगर काम करना है तो हमें हर तरह से मैनेजमेंट करने के आना चाहिए, ठीक है। और वो उनको भली बात आता है, तो मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था। तो राम के आदर्श में बहुत कुछ आज भी हम अपने हर स्तर की चीजों के लिए उनसे सीख सकते हैं। वो हमारे पूर्वज भी हैं और हमारे पूजनीय भी हैं, तो उनके पास सिखाने के लिए हमेशा कुछ रहेगा, आदर्श हमेशा रहेंगे हमारे। इसका मतलब राम, जैसे आपने बताया कि सामान्य जीवन के कारण पूजे गए हैं, ना कि राजाओं ने। अच्छा, अगर उन्होंने, जैसे हम कृष्ण के को लेके बहुत सारे देखते हैं कि उनके साथ चमत्कार जुड़े होते हैं, बट राम ने हमेशा, जैसे कहा जाता है ना कि 16 गुण और 12 गुण, तो 12 गुण लेके पैदा हुए थे, ऐसा कहते हैं। लेकिन राम ने पूरे अपने जीवन काल में यही दिखाने की कोशिश की कि मेरा कोई भी एक्ट एज ए गॉड नहीं होगा, बल्कि एज ए ह्यूमन, सामान्य इंसान के तौर पर, एज ए ह्यूमन जो मैं एक्ट करूंगा वो आपके लिए एक लैंडमार्क होगा, आप उस पर चल के बहुत कुछ पा सकते। और सर मुझे यूं लगता है कि अगर प्रेम की बात करिए तो प्रेम का इससे उत्कृष्ट एग्जाम्पल कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि वो व्यक्ति है जिन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 1 साल कंटिन्यू उन्होंने सीता माँ को ढूंढा, और उसके बाद में वर्ल्ड के सबसे बड़े विलेन के साथ में उन्होंने लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। तो वो प्रेम का खैर अलग है, प्रेम का रूप अलग होता है। हम उनके धैर्य की बात कर सकते हैं, और वहां भी उन्होंने एग्रेसर नहीं दिखाया धैर्य, और जैसे रावण को उन्होंने अंतिम क्षण तक समझाने की कोशिश की। तो ये भी एक बड़ी चीज है। आज के डिप्लोमेट्स में ऐसा हो सकता है, हम तुरंत एग्रेसिव नहीं हो सकते, हम अंतिम स्थिति तक जाके हम समझाने की कोशिश करते हैं, तो उनके आचरण में ये चीजें दिखती हैं। तो ऑब्वियसली देखो, राम को लेके जो मैं ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे हर व्यक्ति को उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। तो राम को लेके इस तरह से कि हाँ, हम पूजनीय इसलिए, जैसे सिंपल सी बात है, हम अपने दादा परदादा के घर में फोटो लगाते हैं, पूजा करते हैं, हम उनके प्रति कृतज्ञ होते हैं, ठीक है। तो राम के प्रति तो होना ही है, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया और सिखा रहे हैं, और हम तो वो कृतज्ञता है। और मंदिर होना अच्छी बात है, उनके जन्म पे बन रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जो भी पीछे के विवाद है मुझे नहीं पता, लेकिन मंदिरों का निर्माण जो हो रहा है वो अच्छा है। मतलब एक उससे ये होगा कि नई पीढ़ी को राम के आदर्श से जुड़ने का शायद मौका मिलेगा, और राम को जानने का शायद ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। और श्री राम की बात चल ही रही है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि श्री कृष्ण की बात भी ना हो।
तो श्री कृष्ण को लेकर सर क्या विचार हैं आपके साइंटिफिकली और वैसे अगर जनरल वे में देखें? हाँ, जैसे मैंने अभी कहा कि वो 16 गुण लेकर पैदा हुए थे, उसमें के सारे गुण जो थे उनके अंदर मौजूद थे। राम 12 गुण लेकर पैदा हुए थे, तो 16 गुण में सब कुछ था। तो श्री कृष्ण जो है वो एकदम क्या कह सकते हैं, वो एक बहुत ही बड़े आइडियल, हर तरह से आइडियल से। और श्री कृष्ण ने एक व्यवहारिकता भी सीखी। राम में वो चीज था कि वो आदर्श व्यक्ति पे चलते थे, बस श्री कृष्ण ने एक व्यवहारिकता भी सिखाई। उन्होंने कहा कि हमें प्रैक्टिकल सोचने की जरूरत है, सिर्फ हम आइडियल सोचे ऐसा नहीं है, हम प्रैक्टिकल होकर भी सोचे। तो बहुत सारी चीजों में उनके बहुत सारे घटनाओं में प्रैक्टिकल थिंकिंग दिखेगी आपको, जबकि बहुत जगह उन्होंने आदर्श स्थिति भी बनाई। ठीक है, तो श्री कृष्ण तो मतलब मैं साइंस के हिसाब से देखूं तो कहूँ कि साइंस श्री कृष्ण बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़े क्या, अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। जैसे उनका गीता उपदेश में एक लाइन है जो आज हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के रूप में देखते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ऊर्जा जो है वो उनका रूपांतरण हो सकता है, बट ऊर्जा का नाश नहीं हो सकता। तो उसी चीज को उन्होंने आत्मा के लिए कहा। तो मुझे लगता है कि एनर्जी कंजर्वेशन से इससे पुराना स्टेटमेंट तो मिलता ही नहीं कि ऊर्जा संरक्षण के लिए इतना पुराना कोई स्टेटमेंट हो जो इतना सटीक लॉ कहता हो। तो मुझे लगता है कि ये कृष्ण का जो आइडिया है या जो मतलब साइंस है वो बहुत आगे की चीज है, और कृष्ण के साइंस में बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जैसे कृष्ण के हर एक घटना में जो कृष्ण के जो चमत्कार कहते हैं हम जिनको, उसमें एक बड़ा साइंस भी छुपा होता है। ठीक है, तो गीता उपदेश जो है वो मुझे लगता है कि गीता अगर हम उसको धर्म ग्रंथ से बाहर निकालें, तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, धर्म ग्रंथों को अपने घर में रखते तो हैं, बट हम लगातार उस पर विवेचना नहीं करते, और क्रिटिकल थिंकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करते। क्रिटिकल थिंकिंग तो हम उस पर बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो जो क्या कहते हैं, गीता को लेके हमें मतलब बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, और गीता हमेशा सिखाता रहा है और आगे भी सिखाता रहेगा। तो हम धर्म ग्रंथों को पूजें, अच्छी बात है, उनको अच्छे से रखें, ये एक व्यवहार होता है, लेकिन हम उनसे सीखें। ठीक है, तो हम गीता में तो खैर अनंत ज्ञान है, और अनंत ज्ञान है तो बहुत कुछ, और उसमें साइंस है। सबसे बड़ी बात है कि गीता में बहुत साइंस है, तो सोचते हैं हम उसको साइंस के तरह देखें, साइंस की तरह ही पढ़े। जैसे उसके बहुत सारे जैसे हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं, तो जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, हमारा यूनिवर्स है, एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। और जैसे हम कहते हैं कि शून्य से शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो शून्य में ही विलीन हो जाएगा। तो ये गीता में ऑलरेडी कहा हुआ है। ठीक है, तो हम जैसे स्टार का हम अगर जैसे हम नई मॉडर्न थ्योरी की बात करें, तो जैसे जिसके लिए चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज में मिला, तो उन्होंने बताया है कि लाइफ साइकिल स्टार्स के भी होते हैं। ठीक है, उनसे पुनर्जन्म भी होता है उनका, फिर उसके बाद आगे जो होता है उनकी मृत्यु भी होती है, उनसे नए ग्रहों का, नए तारों का जन्म होता है। तो साइंस में वो चीजें जो आज हैं, जो जिनके लिए नोबेल प्राइज तक मिल चुका, वो गीता में ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। बस वो तो गीता में बस हमने चूंकि क्या किया कि अब जो मॉडर्न स्थिति थी उसमें बीच कुछ 100 साल देखें, तो उसमें हमने इनको पूजना शुरू करा, और हमने इन पे विवेचना कर दी। जब तक गुरुकुल में गुरु, जैसे गीता के बहुत सारे भाष्य आए, अलग अलग ऋषियों ने बहुत सारे भाष्य लिखे, तो भाष्य एक्चुअली क्या था, उनकी विवेचना थी, अलग अलग तरह से विवेचना थी, और ये होनी चाहिए थी। बट अब हम वैसा नहीं करते। अब चूंकि अब गीता को अगर हम सिलेबस में डाल के पढ़ाएंगे, उन पे विवेचना करेंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे या कंट्रोवर्सी में आ जाए, तो ये गलत है। हमें पढ़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उन पे चर्चा करनी चाहिए, तभी जाके हम उनसे जो ज्ञान उसमें छुपा हुआ है उसको हम निकाल सकते हैं। अदरवाइज चूंकि साइंस का एक ही मेथड होता है कि साइंस में कुछ भी परमानेंट फैक्ट नहीं होता। जैसे अगर क्लासिकल फिजिक्स परमानेंट फैक्ट था तो फिर क्वांटम नहीं आता। अगर हम क्लासिकल फिजिक्स को पूरी तरह से मान लेते और उसकी घटनाओं पे इतना बिलीव करते, मतलब पूछते क्लासिकल फिजिक्स को, तो ऑब्वियसली क्वांटम नहीं आता। लेकिन अगर हमने क्लासिकल फिजिक्स को क्रिटिकली देखा और उस पर हमने क्वेश्चन एराइज किया, तभी क्वांटम फिजिक्स का जन्म हुआ। तो ये चीजें होनी चाहिए। तो जब तक नए भाष्य नहीं आएंगे हमारे धर्म ग्रंथों पे, और धर्म ग्रंथों पे चर्चा होनी चाहिए। आजकल क्या है, चर्चा करना क्रिटिकल हो गया, क्योंकि आप कुछ बोल ही नहीं सकते, तो ये गलत है। आप बोलिए, उसमें आपके विचार होने चाहिए, और हाँ, पूजनीय हमेशा रहेगा धर्म। ये बात है कि वो धर्म ग्रंथ या व्यक्ति जो है वो पूजनीय रहेगा, क्योंकि
हम आज देखते हैं जैसे नोबेल प्राइज मिलता है तो एक आइडिया को मिलता है, कोई एक आइडिया आता है और वो नया होता है तो उसको नोबेल प्राइज मिल जाता है, बड़े बड़े प्राइज मिल जाते हैं, बहुत पहचान मिल जाती है। बट हमारे धर्म ग्रंथ तो आइडियाओं का मतलब संग्रह है, स्टोर है, उनको तो बिल्कुल ही पूजना होगा। और उनके लिए तो नोबेल प्राइज और ये सब तो मतलब वो बहुत उन सबसे ऊपर छोटी चीज है, वो छोटी चीज है बिल्कुल। उसमें से आप एक आइडिया निकालिए, किसी भी उपनिषद से निकाल लीजिए, गीता से निकाल लीजिए, और उस पर आप साइंटिफिकली काम कीजिए, दावे के साथ कहता हूँ बहुत आगे की चीज निकल के आती है। जैसे अभी एक फिल्म आई थी ओपेनहाइमर, ठीक है, ओपेनहाइमर अभी हाल में मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था, ओपेनहाइमर देखी। उसमें एक सीन आता है जिसमें वो विष्णु पुराण की चर्चा है, संस्कृत पढ़ा, ठीक है। तो वो मूवी मैंने इंग्लिश डब में देखी थी इसी वजह से, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हिंदी डब में वो जान से इफेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैं नया था तो मैंने सोचा फैक्ट सीन आएंगे तो बना। उसमें अगर ये बातें दिखाई जाती हैं या ऐसा है तो ऑब्वियस बात है कि वो समझते हैं इसकी इंपॉर्टेंस को। अब विष्णु पुराण का क्रिटिकल जब एनालिसिस हम साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे तो हो सकता है बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। जैसे अब उसमें से परमाणु बम निकल के अगर आया एक बड़ा डिस्ट्रॉयर है, विष्णु के कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ है, एनर्जी इतनी है जो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव हो सकती है, तो एक बड़ा डिस्ट्रॉयर क्रिएट किया जा सकता है, परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो एक आइडिया जो वहां से निकल के आता है वो दुनिया मतलब आज ये है कि जो दुनिया के जो देश परमाणु बम नहीं बना पाए हैं वो कोशिश कर रहे हैं, तो जिनके पास है वो अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। तो ये एक आइडिया जो था वहां से निकल के आया विष्णु पुराण से, और वो इतना पावरफुल आइडिया है कि विश्व के परिदृश्य को बदल देता है। तो आप समझ सकते हैं वो बुक कितना पावरफुल हो सकता है, जिससे एक आइडिया आता है और पूरे विश्व के परिदृश्य को बदल देता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उन बुकों को सहेजें, पूजे नहीं लेकिन पढ़े भी, और क्रिटिकली पढ़े, और उन्हें रिसर्च के तौर पर पढ़े। रिसर्च के तौर पर पढ़ने का मतलब होता है कि हम जैसे जब रिसर्च करते हैं तो हम लाइन बाय लाइन चीजों को क्रिटिकली थिंकिंग के थ्रू देखते हैं और उसमें सीखने की कोशिश करते हैं और कुछ नया। तो जब हम अपने धर्म ग्रंथों पर रिसर्च कराएंगे यानी क्रिटिकली पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जो दुनिया में अभी नहीं एग्जिस्ट करता, या जो हमें बहुत और सिर्फ भारत के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानव के लिए अच्छे बुरे कुछ उसमें है जो निकाल के हम, जैसे परमाणु बम किसी के लिए अच्छा है, बुरा हो सकता है, बट हम उसके शक्ति की बात करें तो उसमें कितनी पावर है उस ग्रंथ में कि उसमें से निकली हुई चीजें दुनिया के परिदृश्य को बदल। तो हमें यही सोचना होगा, क्योंकि हम बार बार जब धर्म शब्द पे आते हैं, और धर्म को एक्चुअली धर्म जो है वो धारण करने की बात होती है, बट हम धर्म को दूसरा ही कुछ जैसे धर्म पे चर्चा है, गीता में भी है, तो अर्जुन का एक क्वेश्चन भी है धर्म से रिलेटेड, तो वहां पर अर्जुन यही पूछते हैं कि धर्म क्या है, किस तरह से मतलब इनको समझे। तो एक उदाहरण के तौर पे जैसे समझाते हैं, जैसे धार्मिक वाले हैं जो भी, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लो कि किसी गांव में चोर घुसा है, ठीक है, और एक आदमी है जिसके पिताजी अभी मृत्यु शैया पे और अंतिम क्षण में, ठीक है, और वो चोर जो है वो किसी घर में जाता है, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता है, पैसे लूट रहा है, जो भी कर रहा है, तो उस आदमी का क्या था अपने पिता के अंतिम क्षण के लिए उसको वहां पे रहे या वो जाके रहे, तो वो उसका चुनाव होता है, ठीक है। जैसे हत्या की बात करें तो हम हत्या शब्द सुनते ही हमें लगता है बहुत गलत है, लेकिन एक तरफ हम परमेश्वर शब्द देते हैं, वीर शब्द देते हैं, महावीर शब्द देते हैं, तो वो सैनिक है तो उसका धर्म अलग है, वो जो धारण कर रहा है वो उसका धर्म था युद्ध करना, ठीक है, तो हम उसे सम्मानित कर रहे हैं, जबकि अगर कोई सामान्य तौर पर हत्या करता है तो वो सैनिक होता है। तो एक ही चीज, एक ही कर्म जो है वो धर्म के हिसाब से चल जाए। तो अगर धर्म की परिभाषा करें तो बहुत अलग होता है, क्रिटिकल होता है, अलग है, और हर व्यक्ति का मुझे लगता है धर्म की बात करें तो धारण करने की बात करें तो अलग अलग धारण होता है। एज ए टीचर हो सकता है, वो एज ए ट्रेडर हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है कि उसने क्या धारण करा है, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम हमेशा जब क्या कहते हैं चरमपंथी बन जाते हैं तो हम इन चीजों पे क्रिटिकल बातें नहीं कर पाते, तो हमें चरमपंथी ना होके क्रिटिकल सोचना होगा। और क्रिटिकल इन द सेंस में बार-बार क्रिटिकल वर्ड इसलिए क्योंकि जब हम एक किताब की तरह पढ़ के समझेंगे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है। हाँ, हम उसे पूजेंगे, वो भी इसकी बात है, क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण है कि उसकी सुरक्षा करनी है, उसे पूजना है, उसे आदर देना है, लेकिन हमें उसको सीखना है। अगर गीता को हम सिर्फ अपने घर में लाके अगरबत्ती दिखाएंगे फायदा नहीं होगा, फायदा तब होगा जब हम उसको सच में सीखें, पढ़े, उससे कुछ करें, और इतना पावरफुल है वो, मैंने बताया कि वो दुनिया हमें ही नहीं पूरी दुनिया को बदल सकता है,
और धर्म भी रहा। ठीक है, ये चीजें हम पता नहीं अभी जैसे हिंदुस्तान में वो चीजें कम हो गई, लेकिन वहाँ के लोगों ने सीखा। जो भी बड़े वैज्ञानिकों के स्टेटमेंट आप सुनना, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन को सुनो, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका भारत के प्रति क्या क्या होता। तो भारत के प्रति था, भारत के धर्मों के प्रति था, या भारत के जो पुराने धर्म ग्रंथ है उनके प्रति था। तो वो चीजें देती हैं और हमने हासिल भी किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमारी पूरी कल्चर एक साइंस पे बेस्ड, ठीक, और वो हमने हासिल किया है उसके थ्रू, और उन्हीं को हमने डॉक्यूमेंट किया। तो जो वेद हैं, जो भी हैं, वो अब जैसे वेद में खेती करने की कला बताई, तो खेती में बताया गया है कि खरीफ क्या होती है, रबी क्या होती है, तो वेदों में ये चर्चाएं हैं। ठीक है, हाँ, हम वेदों में सूर्य को पूछते हैं, पृथ्वी को पूछते हैं, तो सिर्फ पूछते नहीं है, उनमें उनका सामंजस्य भी बनाते हैं, और वो उसमें सामंजस्य की बात करते हैं। और सामंजस्य के साथ जैसे एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा प्रोसेस चैप्टर्स है वेदों, ठीक है। तो अब हम वेद को अगर सिर्फ धर्मग्रंथ मान के रख रहे हैं तो नहीं, हम अगर उनको पढ़ेंगे तो हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं, और हमेशा सीख बहुत कुछ है। क्योंकि देखो ये इसीलिए कहते हैं कि वेद किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, क्योंकि वो एक संग्रह है, और वो बहुत सारे ज्ञान का संग्रह है। तो बहुत सारे लोगों के रिसर्च उसमें जुड़ा। रिसर्च का, आज की रिसर्च का मतलब ये होता है कि एक लेबोरेटरी होनी चाहिए, एक कोट पैंट वाला साइंटिस्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो लोग भी रिसर्च ही करते थे, जो ऋषि मुनि होते थे, बड़े दाढ़ी रखते हो, चाहे धोती पहनते हो, चाहे जो भी है, तो वो रिसर्च ही करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम चूंकि रिसर्च कहने, अब एक्चुअली क्या था, हम थिंकिंग उस तरह से, शिक्षा पद्धति वैसी आई, तो हमने वही मान लिया कि रिसर्च करने का मतलब होता है कि लेबोरेटरी होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, और वो होना चाहिए। जबकि आज भी थ्योरेटिकल रिसर्च होता है, ठीक है, मैं भी थ्योरेटिकल काम करता हूँ, तो बहुत सारा थ्योरेटिकल रिसर्च भी होता है। तो थ्योरेटिकल रिसर्च में हम चीजों को पढ़ के, उसको समझ के, उसको काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण होता है कि उस टाइम क्या था, एक्सपेरिमेंट भी था और थ्योरेटिकल भी था। जैसे हम चरक की बात करें कि, तो वो एक्सपेरिमेंट्स भी करते थे, ठीक है, सुश्रुत थे वो भी एक्सपेरिमेंट करते थे, कनाद थे वो भी करते थे, तो ये लोग एक्सपेरिमेंट भी करते थे। बट अब थोड़ा सा चेंज है। तो हमें ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइंस को एक्सेप्ट नहीं करना है, फिर वही दिक्कत हो जाएगी, फिर हम धर्मवादी हो जाएंगे। हमें मॉडर्न साइंस को उससे जोड़ना है, या जो बीच की कड़ी छूटी हुई है उसको जोड़ने की कोशिश। अच्छा साइंस जाएगा ओबियसली। मतलब अगर अपन धर्म ग्रंथों को अगर और साइंटिफिकली यूज करके आगे बढ़े और साइंस में काफी सारे रिसर्च करें, तो इंडियन ग्रंथर्स जितने भी हैं उनको लेके, उनको साथ में लेके साइंस को हम अलग ही लेवल पे पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, हमेशा ये ऑप्शन बने। जो भी जैसे कई इंडियन ऑथर्स लिखते हैं, जैसे अजय घटक की बुक है, उसपे ऑप्टिक्स की बुक आती है, तो उसके पहले पेज पे उन्होंने एक श्लोक लिखा हुआ। उस श्लोक का भावार्थ ये है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, 7 रंग होता है। जनरली हम मानते हैं कि न्यूटन ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव करा था कि 7 रंग होते हैं व्हाइट लाइट में, लेकिन उसमें ऑलरेडी उस श्लोक में लिखा हुआ है, और ये रेलेवेंट की घटना है। ऐसा नहीं कि न्यूटन के पहले वो घटनाएं नहीं होती, वो देखते थे, और हमारे श्लोक, हमारे धर्म ग्रंथों में उस श्लोक में लिखा गया है, बट हम उसको अपने बुक्स में नहीं पढ़ते। हम न्यूटन का जो के थ्रू डिस्कशन था वो पढ़ते हैं, बट वो नहीं होती। जबकि हमें उसको भी डालना चाहिए, और उसको और डीपली करना चाहिए कि भाई ये जहाँ से आया है, ये लाइन, एक श्लोक जो है फिजिक्स के पूरे लॉ को बता रहा है, तो पूरी किताब तो फिजिक्स की होगी। जिसका एक श्लोक पूरे फिजिक्स के लॉ को बता रहा है, तो पूरी किताब पढ़ी जाए तो वो तो पूरी फिजिक्स की बुक हो गई। ठीक है, तो हम जब उस तरह से पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। मतलब गीता में एक फिलोसॉफी का काम भी कर रही है, साथ में जैसे आर्यभट्ट, वो हमें जीवन के कई पहलुओं पे समझा रही है। ठीक है, उसमें साइंस भी है, लाइफ स्टाइल भी है, व्यवहार भी है, व्यवहार भी, ये सब चीजें। और जैसे आर्यभट्ट की अपन बात करें, तो आपको सब आपने मुझे बताया था एक बार कि उन्होंने काफी टाइम पहले ये प्लैनेट्स को लेके थ्योरी दे दी। हाँ, वो आर्यभट्ट जो है वो बिहार में कर रहा है। अच्छा, हरियाणा गाँव, एक्चुअली वो ताड़े गिरना का वंश है, उस गाँव का नाम ताड़ेगुना है, जन्म हुआ था, अब उस गाँव को ताड़ेगुना कहते हैं, रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे ताड़ेगुना रेलवे स्टेशन। तो आर्यभट्ट जो थे, वहाँ पे कहा जाता है पुराने कहीं पे किंवदंती हो सकती है कि वो एक टीले पे बैठते थे, और मिट्टी का एक ऊंचा टीला होता था उस गाँव में, उस पे बैठते थे, और रात को वो तारों को देखा, और तारों को देख के उन्होंने आर्यभट्टिया उन्होंने लिखा 23 वर्ष। आर्यभट्टिया में उन्होंने पाई की बात करी। हाँ, एग्जैक्टली पाई 22/7 नहीं लिखा उन्होंने, लेकिन उन्होंने वो बात ही, वही फॉर्मूला लिखा है जिसका मतलब पाई है।
ठीक है। और उन्होंने पहली बार परिधि और व्यास के बीच का संबंध, परिधि और व्यास का अनुपात जो होता है वही पाई होता है, वो एक संख्या होती है जो जिसको आज पाई है। ठीक है। तो आर्यभट्ट जो थे उन्होंने कोई टेलीस्कोप यूज नहीं किया, टेलीस्कोप में प्रमाण दर्शन होते नहीं है, लेकिन बिना टेलीस्कोप देखे अनुभव के आधार पे और तारों को देख के उन्होंने या तारों को समझ के, तारों की गति को समझ के उन्होंने अपनी बुक आर्यभट्टिया लिखी, जिसमें उन्होंने प्लैनेटरी मोशन, बट मॉडर्न साइंस में हम आर्यभट्ट को अब तो टेरेंशिया ने बहुत हद तक ढाल दिया है आर्यभट्ट, बट हमें और ज्यादा जानने की जरूरत है, तो आर्यभट्टिया को समझने की जरूरत है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अभी है वो है संस्कृत। संस्कृत को हमने गलत लैंग्वेज की तरह बता दिया है, तो संस्कृत को चूंकि हमारे पाठ्यक्रम का विषय अब इंग्लिश में आता है, हिंदी में इंग्लिश में आता है, तो चूंकि आर्यभट्टिया संस्कृत में लिखी जाती है दूसरी भाषाओं में, तो उस केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम उसको संस्कृत के विद्वानों से चर्चा करके और इस तरह से अपने रेगुलर पाठ्यक्रम में डालें और उसको पढ़े तो उसका और सर अगर माइथोलॉजी वाले पोर्शन में और डेप्थ में जाते हैं तो उनकी साइंस तो मुझे अलग ही लेवल की नजर आती है, क्योंकि जैसे आप श्री कृष्ण के लिए बता रहे थे। हाँ देखिए, एक्चुअली साइंस का मैं ऐसे बताता हूँ, साइंस में जो नहीं हुआ होता है वो चमत्कार होता है, जब हो जाता है तो व्यवहारिक हो जाता है। जैसे मोबाइल अगर आज से 100 साल पहले कोई बात ऐसे कहे कि हमारे जेब में एक इंस्ट्रूमेंट होगा और हम दुनिया के किसी भी कोने में कॉल कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, तो ये लोग कहते पागल होते हैं यार, ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बहुत ही व्यवहारिक है, तो हमारे लिए वो चमत्कार नहीं रहा, हम इसलिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, और वो तो वही चीज है। तो हम जो चीजें हासिल नहीं करते हमारे मैथोलॉजी में या हमारे धर्म ग्रंथों में, जो चीजें हैं जो हम हासिल नहीं कर पाए वो हमारे लिए चमत्कार होता है। तो जब हम हासिल कर लेंगे तो लगेगा कि हाँ ये सही। तो बात वही है कि वो हो सकता है कि मैं इतना डेप्थ में नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है कि वो साइंस बहुत आगे की थी और हम सनातनी साइंस बोल रहे हैं, तो वो साइंस जो है हम जैसे जैसे उन चीजों को एक्सेप्ट मतलब बनाते जाएंगे हम एक्सेप्ट। अभी जब तक परमाणु बम नहीं बना था शायद कोई ध्यान नहीं देता इस बात पे कि ब्रह्मास्त्र जो है वो होते थे या उस तरह की चीजें, वो एक कहानी थी। लेकिन जब परमाणु बम बना तो वो ब्रह्मास्त्र की तरह ही काम कर रहा है। जो ब्रह्मास्त्र का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में किया है वो कितना विनाशक हो सकता है, वो होता है उसका जीवंत एग्जाम्पल है परमाणु जो बता रहा है। तो हमने हासिल कर लिया तो हम रिलेट कर पा रहे हैं, तो जब तक हम हासिल नहीं कर पाते तो हमारे लिए वो अनबिलीवेबल होता है और फिर उस पे काम नहीं करता। अगर वैसा ही एक एग्जांपल ले तो आपने एक एग्जांपल पुष्पक विमान का भी बताया। हाँ, जैसे पुष्पक विमान, जैसे लियोनार्डो दा विंची की बात करें तो उनकी डायरी में एक फ्लाइंग मशीन की बात की थी, स्केच खींचा गया था, तो वो बहुत चर्चा का था, अच्छी बात थी, वो उनके दिमाग का आइडिया बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हम ये नहीं कह सकते कि पुष्पक विमान जो बहुत पहले हमारे धर्मग्रंथ में तो वो भी तो एक फ्लाइंग मशीन, ठीक है। तो हम उस आइडिया को अगर उस टाइम भी समझ जाते, इवन कि उस टाइम क्या हम बहुत बाद में भी समझ जाते, तो हम बहुत पहले उड़ने वाली मशीन बना लेते जिसको हम कहते हैं। तो वो बात है कि आइडिया इम्पोर्टेंट था, और अब एग्जैक्टली कैसे बनाना है, अब जैसे पुष्पक विमान में कोई इंजन नहीं होता, ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में वैसे विमान बन जाएंगे जिसमें इंजन लगाने की जरूरत नहीं होगी, कुछ छोटे मोटे इंजन होंगे या बहुत नहीं भी हो या बाहर से कंट्रोल, जैसे ड्रोन है तो मानव रहित विमान है, ठीक है, तो ड्रोन बन गया और मानव रहित विमान उस टाइम भी, अब पुष्पक विमान था उसमें ये भी दिखा वो खुद ही चल के आ जाता, ठीक है, जो भी आ जाता है आप बात करते हैं जो भी था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पुष्पक विमान की चर्चा वो अगर हमारे धर्मग्रंथ में हुई है तो इसका मतलब अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसके प्रमाण तो बहुत मुश्किल है ढूंढने, बहुत पुरानी बात हो सकती है, लेकिन ये होना ही अपने बड़ी बात है। अगर लियोनार्डो दा विंची की डायरी में एक फ्लाइंग मशीन की चर्चा हो सकती है तो उसको विमान क्यों होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पहले से उसमें जैसे एक आपने कॉन्सेप्ट, मुझे जब पहले बार जब आपकी बार क्लास में अपनी बात चल रही थी और सबकी डिस्कशन चल रहा था, उस टाइम पे आप कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि सोलर पावर से लेके बना, जबकि अभी एयरक्राफ्ट सोलर पावर का एयरक्राफ्ट अब डिजाइन हो रहा है, तो ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिल रही है, सोलर पावर मिल रही है, विंड एनर्जी जो भी मिल रही है, एनर्जी का चाहे जो भी सोर्स रहा, बट उसमें और फ्यूल के कर सकते हैं, तो उसमें तो वो साइंस के लिए एक आइडियल लाइन हो सकती है जिसको हमें अचीव करना है, हम सोलर पावर से या विंड एनर्जी से हम इस तरह के इस चीज के लिए सर एक साइंटिस्ट का भी मुझे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की अभी आपने बात करी तो उनकी एक बात याद आती है, गीता वगैरह की बात करते हुए उनकी बात याद आई, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर 100 सूर्य उदय हो जाए
तो भी परमात्मा के प्रकाश की बराबरी, मतलब उस एनर्जी की बराबरी वो नहीं हो सकती। सही बात मतलब है। यूनिवर्स में एनर्जी का क्या लेवल होगा। हाँ, तो हमारे जो जैसे सन तो एक स्टार है और इस तरह के 10 टू द पावर लगभग 22 स्टार्स हैं हमारे गैलेक्सी में। तो आप समझ सकते हैं कि सॉरी गैलेक्सी नहीं, ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स में गैलेक्सीज में तो नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जो है 10 के पावर 22 के बराबर लगभग तारों की संख्या है। तो एक सन की एनर्जी, जबकि सन बहुत बड़ा तारा नहीं, बहुत हेवीएस्ट वो नहीं है, तो जब सन इस लेवल पे है और उसकी ऊर्जा इतनी है जो हम समझ सकते हैं, पृथ्वी काफी दूर है वहां से, फिर भी हम काफी ऊर्जा महसूस करते हैं, ठीक है। तो सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो उससे तुलना करके देखें तो फिर ब्रह्मांड की एनर्जी कितनी हो सकती है, जो जब इतना कुछ है। तो वो जो चीजें लिखे अब इस बात को हम ये कहें कि भाई वो उनको ब्रह्मांड का ज्ञान कैसे था, या जो तो वो था, क्योंकि वही बात ये तो लिख रहा है। तो हम चूंकि हमने अपने को मॉडर्न मान लिया, हमने कहा हम आज मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये मॉडर्न वर्ड जो है हमें कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि हमने अपने को मॉडर्न मान लिया तो उनको पीछे वाला मान लिया, ठीक है। तो जब पीछे वाला मान लिया तो हम उनकी बातों को बिलीव नहीं करते, बट हमसे वो मॉडर्न, क्योंकि हम जो आज पढ़ रहे हैं मॉडर्न साइंस में वो उन्होंने बहुत पहले लिख भी दिया था, तो हम किताबें नहीं पढ़ते। ऐसा तो होता नहीं कि ब्रह्मांड की चीजें हम लैब में लाके देखते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, फिर कुछ हमारे मीडियम होते हैं जिनसे हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर वो बातें उन्होंने बहुत पहले लिखी तो उनको अनुभव तो था, और बेसिक उनका साइंस हमसे मॉडर्न था। और अगर प्रैक्टिकल साइंस की भी बात करें तो जैसे श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र, हाँ, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, वहाँ पे बहुत कुछ है। जब मैंने कहा ना कि धर्म ग्रंथ जो है, जो भी है, हमारा पद्धति जो है वो बहुत कुछ है उसमें, जो हम जिस बस एक मॉडर्न साइंस जो वर्ड है ना हमारा, वो हमें कंफ्यूजन में डालता है। हमें लगता है कि हम सबसे मॉडर्न, बट वो नहीं है। पहले की चीजें हमसे बहुत, मतलब साइंस पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बिल्कुल, और अभी उस साइंस ने हमें पढ़ना छोड़ दिया। आपकी खोज कहीं वर्णित नहीं है किसने किया, बट क्या वो एक बहुत बड़ा आविष्कार नहीं? अगर मानवता के हिसाब से देखें तो क्या वो बहुत बड़ा आविष्कार नहीं? तो वो किसने किया, ठीक है, वो जिसने भी किया या एक्सीडेंटली हुआ, दोनों तरह की बात होती है। डिस्कवरी था या इन्वेंशन था हमें नहीं पता, बट जो भी था इसको भी हो सकता है। तो डिस्कवरी था तो वो बहुत बड़ी बात है कि भाई उसको कंट्रोल कर, अगर आग एग्जिस्ट भी कर रहा था, हो सकता है जैसे जंगलों में कहते हैं कि भाई जंगलों में आग लग जाती है, वो भी नेचुरल घटना है, पर डिस्कवरी है तो होती होगी, एग्जिस्ट तो करेगी। तो लेकिन उसको कंट्रोल करना, जैसे अगर आग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो हम बहुत कुछ नहीं कर पाते, तो उसको कंट्रोल करने की पद्धति सीखना, उसको कैसे जनरेट करेंगे छोटे लेवल पे, ये सब सीखना, ये तो साइंस ही था। और ये किस किताबों से नहीं है, हमारे एंशिएंट लोगों को आता था। तो वो पद्धतियां हमारे इन द सेंस कोई भी मान, जहाँ भी हो, चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे भारत में रहने वाला हो, उसको ही आता था। तो उसको सिखाने के लिए हम कोई यूनिवर्सिटी में सिखाएंगे उसको कि भाई आग कैसे पैदा की जाती है, वो उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर सीखा था। मतलब एक टाइप की सनातनी साइंस तो पहले हमेशा से एग्जिस्ट करती आ रही है और लोग उस पे काम करते आ रहे हैं। बिल्कुल, इंडिया में अभी थोड़ा कम हुआ है, जबकि बाहर से एक सन लैब है जिसका काफी सन लैब, जिसमें नटराज को रखा जाता है, क्योंकि वो उस वहाँ के साइंटिस्ट यूँ समझते हैं कि ये कॉस्मोस एनर्जी का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन की कॉस्मोस एनर्जी का सबसे बड़ा एग्जांपल उनको फील होता है। देखो, हम इंडियन में एक दिक्कत है, हम अपने चीजों का प्रमाण विदेशियों से पाना चाहते हैं। हाँ, जैसे अगर हम हमारे धर्म ग्रंथ को हार्वर्ड में पूजा जाए तो हम मान लेते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ बहुत अच्छा है, पर जब तक हार्वर्ड वाले नहीं पूछेंगे तो हम नहीं मानते कि हमारा अच्छा धर्म ग्रंथ है। ये गलत, ये एक्चुअली वही बात है कि हमारी मानसिकता हमारे अंदर एक विकसित हो गई कि हमसे वो अच्छे हैं, और वो अगर अच्छा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही हो, ठीक है। तो ये मानसिकता में छोड़नी हो, हम ऑलरेडी अच्छे हैं और हम तुलना नहीं कर रहे, हम उनको बुरा नहीं कर रहे या उनके रिसर्च को, क्योंकि मैं साइंस का हूं तो मैं उनके, क्योंकि वो हमसे आज प्रैक्टिकल, चाहे वो कहीं से भी सीख रहे हो, वो हमसे ये मानना पड़ेगा हमें साइंस के रूप में, अगर साइंस के लेबोरेटरी और विद्यार्थी के रूप में देखो तो वो हमसे आगे चल रहे हैं, ठीक है। हमारे पास बहुत कुछ ऐसा है जिससे हम बहुत आगे निकल सकते हैं। हम किसी का कम्पीट करते हैं, बल्कि हम पॉजिटिवली जा सकते हैं कि हमारे धर्मों में वो भी सिखाया गया है कि आप एक्सट्रीम ना हो, ठीक है, तो आप सीख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा प्रमाण ढूंढते हैं कि कोई विदेशी अच्छा कह दे ना तो हम अच्छा कह दें। अब विदेशी कहते हैं कि योगा अच्छा था, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस शुरू हो जाता है। अरे योगा हजारों सालों से हमारे यहाँ तो हो रहा है, और हमारे बैठने की कला ही होगा कि हम वज्रासन में बैठते हैं, कुर्सी मार कर बैठते हैं, हम पूजा करते हैं तो खास वो तरीका होता है हमारे बैठने का,
तो वो अपने आप ही काम कर रहे होते हैं और ये कोई हमें हमें मतलब किसने सिखाया ये हमें नहीं पता होता। मतलब हमारे पूर्वज भी करते थे, उसके पहले भी करते थे, मंदिरों में घंटी लगाना ये सब था ऑलरेडी। बट अब क्या है, चूंकि हम प्रमाण ढूंढते फिरते हैं कि भाई कोई विदेशी कह दे तो सही है और अगर विदेशी नहीं कह रहा है तो तब तो वहां विश्वास हो। तो ये एक्चुअली क्या था कि हम वही मानसिकता जो थी ना हमारी, जो गुलामी वाली मानसिकता जो विकसित हुई थी वो अभी बहुत उत्तर तक दूर नहीं हुई है। तो हम अभी भी क्या होता है, जैसे कोई अंग्रेज अगर सड़क पे जा रहा है और हो रहा है तो हम ये दो चीजें मानते हैं, एक तो बहुत पढ़ा लिखा हो, दूसरा ये बहुत पैसे वाला हो। तो दोनों गलत हो सकता है वो अनपढ़ भी या बहुत कम पढ़ा लिखा हो। क्योंकि मैं एक ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति से मिला दिल्ली में घूमने गया था एक बार लाल किला के पास, तो मैंने पूछा तो मुझे वही मानसिकता मेरी भी थोड़ी वही थी। मतलब अभी भी ऐसा नहीं बहुत बदल गई हो सकता है, मैं अभी भी ऐसा सोचूं क्योंकि कॉमन मानसिकता किसी को हाँ सब। तो मैंने उनसे बात की तो मैंने कहा तुम तो बहुत रीच हो गई, ठीक है। वो एज यूजुअल जो मेरी मानसिकता थी पहले, अब 10-12 साल 15 साल पहले की घटना है। तो बोला नहीं, मैं एक पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में और मैंने बहुत सारे पैसे बहुत सालों तक पैसे कलेक्ट किए इंडिया घूमने, मतलब मैं इंडिया घूमने आया। तो हम एक कंसेप्ट लेके चलते थे कि बहुत धनी आदमी हो तभी तो इंडिया घूमने आया, ऐसा नहीं है। कोई पोस्ट ऑफिस में काम करता था बेचारा और वो बेचारा तो वो मतलब वहां से कलेक्टर, हाँ उसकी शॉप थी घूमने की। और मैंने पूछा इंडिया क्यों घूमना चाहते हो, बोला ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, काफी अच्छा है, ऑब्वियसली उसकी अपनी मातृभूमि है तो अच्छा ही है, उसको अच्छा लगेगा। बट वो बोला इंडिया में बहुत कुछ ऐसा है जो मेरे यहाँ नहीं, मुंह में देखने है, ठीक है। तो वो मुझे देखना था, मुझे अंदर से था कोई करना। तो हम चूंकि भारत में क्या होता है घूमने का मतलब अगर कोई विदेशी आ रहा है तो बहुत पैसे वाला होगा या व्हाइट कॉलर है तो ऑब्वियसली बहुत विद्वान होगा, ऐसा नहीं है। ये सब कंसेप्ट हमें छोड़ने होंगे, हमारे विद्वान रखते हैं और हमारे यहाँ जो क्या कहते हैं ज्ञान है वो महासागर है, हम उसको अगर सहेजे और समझे तो सनातन साइंस हमें तो काफी आज भी साइंस में हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को एक नेक्स्ट लेवल साइंस के नेक्स्ट लेवल तक ले, हाँ बिल्कुल ले जाएगा। मैंने क्या कहा कि एक आप श्लोक उठाते हैं पूरी एक फिजिक्स की लॉ है, ठीक, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ठीक है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये पूरा वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ होता है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व। तो एक लाइन होती है उस बुक से और वो एक लॉ बन जाती है फिजिक्स की है। तो सोचिए कि पूरी बुक क्या है, ठीक है। तो सिर्फ फिजिक्स की व्यू से नहीं, साइंस के किसी भी ब्रांच के व्यू से आप देखिए, माइक्रोलोनिंग की बात की गई है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे यहाँ पिकल बनाना सीखते हैं, अचार बनाना, फूड प्रिजर्वेशन बहुत पुराना कला है। हमारे घरों में कोई पढ़ी लिखी औरत नहीं होती, अनपढ़ भी होगी तो भी उसको बहुत अच्छा अचार बनाना, मतलब वो केमिस्ट्री का वो नॉलेज रखती है जो लेबोरेटरी में हम सीखेंगे। और अब जैसे हम क्या करते हैं प्रिजर्वेटिव डाल के उसको थोड़े दिन 3-4-5 महीनों के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं फूड को, बट अचार 3-3 साल तक प्रिजर्व हमारे घर में मिल जाता है 3-4 साल पुराना अचार। तो वो केमिस्ट्री जो है वो इतनी टॉप की है कि ग्रास रूट लेवल पे है और वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है। बट हम वही चीज है कि भाई वो व्हाइट कॉलर वाला कहेगा या कहेगा कि भाई देखो ये इंडिया में आपको पता है ये क्या कहते हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट जिसका नाम इंडियम, तो इंडिया के नाम पे क्यों रखा है? ऐसा नहीं कि सारे देशों के नाम पे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, कुछ ही देशों के नाम पे एलिमेंट रखे गए हैं पीरियोडिक टेबल में। तो इंडिया को इतना क्यों महत्व दिया गया कि भाई हम पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं इंडियम रखें, इंडिया को महत्व देते हैं। तो उसका कारण ये था कि इंडिया का जो केमिस्ट्री था वो भी बहुत महत्वपूर्ण और इतना था कि दुनिया की केमिस्ट्री बात को समझते थे, इसलिए इंडिया को सम्मान देने के लिए उन्होंने एक नाम जोड़ा पीरियोडिक टेबल में, दैट इज कॉल्ड इंडियम, ठीक है। तो ये वो समझते थे, अब चूंकि वो प्रमाण दे दिए तो हम भी कहेंगे, ठीक है। तो वो बात है कि हमारे पास बहुत सारा ज्ञान है और हम एक व्यक्ति के बस की तो बात ही नहीं है, एक व्यक्ति या एक संस्था उस पर रिसर्च कर ले, उस पर तो पूरे मतलब बहुत सारी संस्थाएं बहुत सारे व्यक्तियों को रिसर्च करना होगा, तब जाकर बहुत कुछ हासिल करेंगे और जो हासिल करेंगे वो यूनिक होगा और बहुत बहुत बड़ा। तो सनातनी साइंस पे तो हमारी काफी सारी बात हुई है, पर अब मॉडर्न साइंस पे भी सर से बात करें क्योंकि सर प्रोफेसर मॉडर्न साइंस के ही है, सर का ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आपके सामने निकल के आ रहा है। और मॉडर्न साइंस में अगर बात करें तो सर अब इंडिया में कौन से नए साइंस के अकॉर्डिंग कौन से नए इनोवेशन होने वाले हैं और वो क्या रोल मैटर करेंगे, किस तरह रहेंगे? जैसे इंडिया की अभी बात करें तो इंडिया में जो रिसर्च सेंटर्स है वो काफी अच्छे हैं और ओबियसली अगर वर्ल्ड लेवल पे भी बात करें हम तो हम बहुत पीछे नहीं है, क्योंकि आप कहीं भी जाइएगा तो वर्ल्ड लेवल पे कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन तो वहाँ भारतीय वैज्ञानिक मिल जाएगा
और वो फंडामेंटली है और इंडिया पहले भी रहा है, मैंने बताया। और मॉडर्न की बात करें तो जैसे सीवी रमन है, इसके अलावा जैसी बोस है, मेघनाथ साहा है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड लेवल का ही रहा है और आज भी हम उनको पढ़ते हैं। जैसे एक होता है ना किताबों पढ़ते हैं तो बड़ा साइंटिस्ट होता है तो वो पढ़ते हैं, ठीक, और उनके काम मैं फिजिक्स कर चुकी हूँ तो बहुत इन डेप्थ में जानता हूँ कि वो कितना महत्वपूर्ण। जैसे सीवी रमन का जो काम है जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो इतना महत्वपूर्ण है, उससे हम जैसे किसी भी मटेरियल का स्ट्रक्चर समझ बहुत हद तक कि वो कैसा किससे बना होगा। और वो जैसे वाटर के लिए बेसिकली उनका था, लेकिन जो कि उन्होंने जो बताया था वो इतना महत्वपूर्ण है कि किसी भी मटेरियल पे हम उसका करके और उसके नेचर को, जैसे हम खान में देख सकते हैं कि कोयला है, पानी है, क्या है, वो सब चीजें, तो वो प्रैक्टिकली बहुत हेल्पफुल है प्रबंध इफेक्ट चीजों जो है। तो साइंस में शुरू ही बीच के साइंस की बात करें तो अच्छे वैज्ञानिक भारत के भी रहे हैं। और अब जैसे दुनिया में 3 तरह के पार्टिकल्स का क्लासिफिकेशन, 3 तरह के कणों को मतलब माना जाता है। दुनिया के जितने भी कण है, कण इन द सेंस की सिर्फ छोटे पार्टिकल नहीं, हम भी कण है, पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से देखें तो हम कण है, पृथ्वी भी एक कण है। तो ये जितने भी कण है वो पार्टिकल्स हैं वो 3 तरह से क्लासिफाइड है। तो पहला होता है क्लासिकल पार्टिकल्स, ठीक है, जो जिनको हम चेट्स ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, कण कह सकते हैं। तो जो भी इंडिस्ट्रीब्यूशनल है, अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे मैं अलग हूँ, तुम अलग हो और बाकी सब अलग है, तो वो अलग अलग हम पहचान पा रहे हैं, मतलब मेरे जैसा एग्जैक्टली कोई और नहीं है, तो ये क्लासिकल कण हो गए, ठीक है। तो हमारा जो है उनको हम क्लासिकल पार्टिकल्स कहते हैं, ठीक है, और इन पे क्वांटम थ्योरी काम है। तो जब क्लासिकल पार्टिकल में क्वांटम थ्योरी काम नहीं करती है तो उसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो है वो फॉलो किया। ठीक उसी तरह से क्वांटम 2 छोटे पार्टिकल्स हैं उन पे क्वांटम फिजिक्स काम करता है। तो उसमें से एक टाइप का जो पार्टिकल है उसको हम फर्मियोन कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सब फर्मियोन्स। तो फर्मियोन्स फर्मी-डिराक स्टैटिक्स फॉलो करता है, ठीक है। तो अब तीसरे टाइप का जो पार्टिकल है वो है बोसॉन, ठीक है। अब बोसॉन जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से है। तो हम देख सकते हैं उस टाइम भी पूरी दुनिया में 3 तरह का पार्टिकल है और उसमें से एक तरह का पार्टिकल जो है वो सत्येंद्रनाथ बोस के नाम से जनरेट हो रहा है। तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात हो सकता है कि मतलब भारतीय वैज्ञानिक के पीछे नहीं रहे, पहले भी नहीं है और अभी भी नहीं है। तो हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि वह बहुत पिछड़ चुके हैं या हम ऐसा नहीं है। साइंस में हम रोज नए इनोवेशंस इंडिया में भी हो रहे हैं और इंडिया के बाहर में रिकॉग्नाइज भी होते हैं। और चूंकि हमारी जो मीडिया है, हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें साइंस को बहुत कम स्पेस है, तो इस वजह से हम नहीं जान पाते। जैसे आप क्रिकेटर की बात करें ओब्वियसली उनको भी जानना चाहिए, हम पॉलिटिशियन की बात करें, एक्टर की बात करें, हम उनको जान सकते हैं। बट हम अब अपने साइंटिस्ट की बात करें तो अब चूंकि इसरो के साइंटिस्ट को थोड़ा मीडिया ने स्पेस दिया तो उनको हम जानने लगे, 2-4 मूवी उन पर बनी तो हम थोड़ा बहुत जान गए। बट ऐसे कई रिसर्च सेंटर्स है जहाँ पे अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, बट हमारे इंडिया में उनको ज्यादा स्पेस नहीं दिया जाता, तो हम ग्रासरूट लेवल पे लोग उनको नहीं जानते। बट साइंस में बहुत काम हो रहा है इंडिया में भी, और इंडिया के वैज्ञानिक भी किसी भी बड़े देश के जैसे अमेरिका की बात करें तो बहुत पीछे नहीं। और कुछ फंडामेंटल चीजों में जैसे हमारे यहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है तो उसमें हो सकता है कि हम बहुत पीछे हो जाए, बट नॉलेज के और रिसर्च के आधार पर हम कहें तो हम बहुत पीछे नहीं। मतलब इसमें भी शायद अपन कम बैक कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने कितने कम बजट में चंद्रयान 2 बनाया और ये खासा बहुत पॉजिटिव हुआ कि जैसे हम लोग हमारे बचपन से ही हमें यही तो बोल रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल है हर जगह। तो बचपन से हमें क्या सिखाया, बचत करना है, कम पानी खर्च करो, कम ये करो वो करो, तो हमें मतलब मिनिमलिस्टिक लाइफ जीने की ट्रेनिंग दी। तो वो जो लाइफ होती है उसमें हम अपने काम में भी दिखाते हैं। तो हम जैसे जब चंद्रयान की बात आई तो वहां भी वो थोड़ी काम करी कि भाई हम कम खर्चे में भेज देते, ठीक है। और ये दुनिया के लिए बड़ी बात, क्योंकि दुनिया में बड़ा बजट होता है इन कामों के लिए और हम छोटे बजट में अगर वो काम कर रहे हैं तो ये रियली बहुत बड़ी बात है। उसमें ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उसके ट्रिपल बजट में जबकि मूवी बनी थी, तो वो बात है। तो ये चीज अच्छा है, मतलब वो तो हमारे है ही कि हम न्यूनतम खर्च में अपना काम करेंगे, तो ये बहुत पॉजिटिव भी है साइंस के लिए। जैसे अभी हाई स्पीड ट्रेनों की ही बात की जाए तो जो बुलेट ट्रेन है वो बहुत कॉस्टली है, बट अब जो हाई स्पीड जैसे वंदे भारत की सीरीज चल रही है तो उनमें भी आ रहे हैं, फिर नए और उसमें भी काम हो रहे हैं। तो पहले जो 150-200 साल पुराने जो ट्रेनें चल रही हैं
जो आप जो आई थी उनसे वो मॉडर्न है और उनकी स्पीड भी पहले की तुलना बड़ी है। तो ऐसे स्टेप वाइज रिसर्च करेंगे और हम हमारी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम सस्ते में अच्छा बनाएंगे। तो ये इंडियन साइंटिस्टों का भी वो रहता है, मुझे बड़ा लगता है सस्ते में अच्छा बनाए। जैसे सीवीडब्ल्यू की हम बात करें तो रमन इफेक्ट को देख करने के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो था पहली बार उन्होंने बहुत कम खर्चे में बना दिया और उन्होंने लोकल खाती और ये मतलब लोकल पढ़ाई और जो थे उनकी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट बना लिया था और वो करते थे। अभी वो बहुत महंगा आता है लेकिन वो उन्होंने सस्ते जो जिसके नोबेल प्राइज मिला, जिसके ऑब्जर्वेशन के आधार पर नोबेल प्राइज मिला। तो ये हमारा जो नेचर है इंडियन का वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है कि हम सस्ते में बना लेते हैं। और साइंस में ये बहुत जरूरी भी होता है क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक का कहा जाता है कि वहाँ पे सस्ता होना एक बहुत अच्छा गुण होता है कि चीजें अच्छा टेक्नोलॉजी सस्ता होगा। ठीक है, बहुत महंगा होगा अगर नहीं पहुंचेगा तो उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा तो कुछ हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी पॉइंट। सर जैसे अभी पार्टिकल्स की आप बात कर रहे थे तो पार्टिकल्स में अभी जो आपका पीएचडी का रिसर्च का टॉपिक भी है पार्टिकल्स में अभी सबसे ज्यादा चर्चा में है प्लाज्मा। तो सर प्लाज्मा पार्टिकल नहीं है एक्चुअली, ये स्टेट। जैसे अब एक सिंपल तरीके से समझाता हूँ, जैसे हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, जैसे बर्फ को गर्म करते हैं तो वो पानी में बदल जाता है, लिक्विड में बदल जाता है, तो उसने कुछ एनर्जी ली और वो लिक्विड स्टेट में आ गया। फिर और ज्यादा हमने उसको गर्म किया तो वो गैस में बदल। अब गैस को और ज्यादा अगर हम गर्म करें या यूं कहें कि एनर्जी दें तो क्या होगा? ठीक है, तो तब देखा गया कि और ये बहुत कॉमन है। आश्चर्य की बात है कि प्लाज्मा हमारे लिए हम जैसे अभी नया समझ रहे हैं बट प्लाज्मा हमारे यूनिवर्स में लगभग 99.98% होता है और उससे भी ज्यादा। अब तो यूनिवर्स का एक बड़ा हिस्सा है प्लाज्मा। अभी भी हमारे रियल वर्ल्ड या पूरे यूनिवर्स की बात करें तो बड़ा हिस्सा है प्लाज्मा। लेकिन चूंकि पहले रिसर्च में इस पर फोकस नहीं था, अब कुछ 100 सालों से मतलब ज्यादातर इस पर काम हो रहे हैं। नया ये है, नया ब्रांच है और इसमें काम हो रहा है, लेकिन ये नया नहीं है, प्लाज्मा नया नहीं है या बहुत रेयर नहीं है, ये बहुत कॉमन है। बट अब जैसे आग क्या है, जो फायर है, बल्ब के अंदर जैसे सीफेल है उनके अंदर या कहीं भी, तो ये जो है सन के अंदर प्लाज्मा होता है, सूर्य के अंदर, तो सूर्य के अंदर बड़ी मात्रा में। तो प्लाज्मा का मतलब ये गैस से हाई एनर्जी स्टेट में आता है तो वहां पर फिर वो आयोनाइज हो जाता है, तो वहां पे मिक्सचर तैयार हो जाता है जिसमें आयोनाइज गैसेज होते हैं और फिजिक्स की भाषा में नहीं कहूँ तो कुछ आयनीकृत गैसेज होंगे, कुछ साधारण कण हो सकते हैं, तो इनका एक मिक्स बन जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक मिक्स जो स्टेट बन जाता है। तो सर उसका इनोवेशन में इनमें क्या रोल है कि वो अभी इतने इम्पोर्टेंट रोल मैटर कर रहे हैं साहब, उनके बारे में आप जाना है। जैसे उसमें दो चीजें, एक तो प्लाज्मा में जैसे मैंने अभी परमाणुओं की बात की थी तो वो विखंडन पे आधारित, नाभिकीय विखंडन, ठीक, जबकि नाभिकीय संलयन जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। तो अब जैसे सन के अंदर जो रिएक्शन हो रहा है उसमें भी एनर्जी आ रही है, ठीक है, वो नाभिकीय संलयन है, तो नाभिकीय संलयन से काफी ऊर्जा निकल रही है। तो सेफेस्ट एनर्जी प्रोडक्शन जो है वो प्लाज्मा के फील्ड में हो सकता है। तो आदित्य जैसे अहमदाबाद में प्लाज्मा का रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आदित्य नाम का बनाया गया है प्लाज्मा सेंटर, ठीक है, उसका नाम आदित्य रखा गया है। तो वो आदित्य यानी सूर्य, ठीक है, सूर्य से है और तुम्हारे नाम तो आदित्य जो है उसमें रिसर्च किया जाता है। तो वो माना गया कि अगर हम प्लाज्मा की तरफ जाते हैं तो कई फील्डों में साइंस के हर ब्रांच का मल्टीपल एप्लीकेशन होता है, प्लाज्मा का भी मल्टीपल एप्लीकेशन हो सकता है। तो जो आदित्य होगा वो अच्छा एनर्जी सोर्स हो सकता है, ठीक है, इस तरह का और सेफ है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि जो कचरा प्रोड्यूस होता है यूरेनियम का, वो उसको कहाँ वो करें, मतलब हाँ डिकम्पोज करें, ये भी चैलेंज होता है और वो बहुत हार्मफुल होता है। उसके रेडिएशन जो है वो बॉडी के लिए, ह्यूमंस के लिए, पेड़ पौधों के लिए, जानवरों के लिए, तो वो एक बड़ा कारण है। और उसके टेम्परेचर को शायद कंट्रोल करना, हाँ, वो बहुत दिक्कत आती है। और वो रेडिएटिव मटेरियल एकदम से नष्ट नहीं होते, वो हजारों सालों तक चल सकते हैं। तो वो अगर हम जमीन में दबा भी देते हैं तो भी वो बहुत दिन तक एक्टिव है, ठीक है, तो वो एक चैलेंज है। बट इसमें जो हम सैंपल्स बनाएंगे वो होते हैं नाभिकीय संलयन में जो होता है वो बहुत उसकी तुलना में सेफ है। तो एक तो एक ये है। दूसरे प्लाज्मा का, जैसे प्लाज्मा में एक वाटर ट्रीटमेंट का प्लाज्मा का एप्लीकेशन है जिसमें हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो बहुत कॉस्टली नहीं पड़ता। अभी अगर उसमें आगे काम करें तो वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे प्लांट में बहुत सारे वो होते हैं तो उसमें भी हम प्लाज्मा एप्लीकेशन से, प्लाज्मा कुछ नहीं, चार्ज पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है और उनका तो हम मल्टीपल एप्लीकेशन उसमें दे सकते हैं।
तो अभी चूंकि ये नया है फील्ड के हिसाब से देखें, काम नया हो रहा है, प्लाज्मा नया नहीं है बट काम नया हो रहा है, तो इसलिए अभी इसमें बहुत सारे एप्लीकेशन निकलते हैं, तो अभी बहुत कुछ चल रहा है इसमें। सबसे बड़ी जो अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है प्लाज्मा का होता है होल्डिंग। जैसे हम आइस को रखना चाहें तो आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। पानी रखने के लिए हमें एक खास तरह का बर्तन चाहिए होता है, अगर हम खुले बर्तन में पानी रखना चाहें तो बह जाएगा, ठीक है, तो वहां बर्तन मिल गया हमें। फिर गैस रखना है तो हमें एकदम पूरी तरह से बर्तन रखना पड़ेगा जिसमें गैस पूरी तरह से बंद हो जाए, जैसे सिलेंडर है। लेकिन अब प्लाज्मा को जब हम रखते हैं तो वो बर्तन को ही आयनाइज करके निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें आयन पार्टिकल्स है, तो ये बर्तन जैसा कुछ चीज उसको रखने के लिए चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम प्लाज्मा का होल्डिंग कैसे करें, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू कंट्रोल करके चुंबकीय क्षेत्र से और दूसरे क्षेत्रों को मिलाकर करा जाता है। बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उस पर भी काम होता रहता है कि लंबे टाइम तक प्लाज्मा को होल्ड कैसे करें, क्योंकि जब हम होल्ड करेंगे तभी हम कई यूज करते हैं। तो ये सब रिसर्च चलते रहे और भारत में भी इसमें काफी काम होता रहा है, ठीक है। तो भारत में बहुत अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भी हुए, पहले भी हुए हैं और अभी भी जो प्लाज्मा में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भारत में कई आईआईटी हैं, जैसे आईआईटी दिल्ली में काम चल रहा है, इस पे प्लाज्मा रिसर्च सेंटर है और उनमें काम चल रहा है, तो कई जगह पे इन पे काम चल रहा है और भारत काफी अच्छा काम भी कर रहा है। जैसे वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं कोई रिसर्च करता हूँ तो मुझे पता है वर्ल्ड लेवल पे अगर 1 to 10 में कार्य तो भारत आता है, ठीक है, प्लाज्मा रिसर्च में तो काफी अच्छा स्कोप भी है और नए लोगों के लिए जिसमें आ रहे हैं उनके लिए प्लाज्मा एनर्जी का एक सबसे बढ़िया सोर्स है। एनर्जी के अलावा बहुत सारी चीजों में जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल से जो काम कर रहे हैं उसमें एक रिस्क बहुत बड़ा है, ठीक है, इसमें थोड़ा रिस्क कम है उसमें और ये ज्यादा सेफ है। मैग्नेटिक फील्ड की भी आपने बात करी और अगर इंडिया के इनोवेशन और मैग्नेटिक फील्ड की बातों को दोनों कनेक्ट करके देखें तो आपने एक इनोवेशन बताया था आज के 1-1.5 साल पहले, जो इंडिया में भी, अब इंडिया 3rd या 4th कंट्री बनने वाली है उसको लाने के लिए, कि अब ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंडिया हाइपरलूप पे एक तो था जो एलन मस्क का है, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट था जो सऊदी अरब में चल रहा था, तो वो है, लेकिन उसमें कई मॉडिफिकेशन हुए, तो उसमें भी वही चैलेंज है कि बड़ा बजट लगता है। अच्छा। और उन्होंने जैसे कहा कि भाई 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम अचीव कर लेते हैं या उससे ज्यादा कर रहे हैं, तो वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ट्रेनों की स्पीड इतनी हो जाए तो इंडिया के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बट इंडिया में चूंकि बजट का वो है तो इंडिया ने भी अपने स्तर पर काम करा, हाइड्रोलूप पे काम शुरू करा है, तो कई जगह आईटी के स्टूडेंटों ने उस पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और वो कर रहे हैं, तो बहुत जल्द हो सकता है कि कुछ सालों में इंडिया में भी हाइड्रोलूप चलने लगे, तो वो इंडियन वर्जन हाइपरलूप होता कैसे है? हाइपरलूप एक्चुअली होता है कि जैसे ये कह सकते हैं कि एक सुरंग मान, ठीक है, अब सुरंग के अंदर क्या किया जाता है, उसको वैक्यूमेट कर दिया जाता है। अच्छा। उसमें से एयर को भी कम कर दिया जाता है, ना के बराबर कर दिया जाता है, तो एयर फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, जो हवा का दबाव है वो बहुत कम हो जाता है और एयर फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। तो अब उसमें जब हम ट्रेन को चलाएंगे तो जो एयर ड्रैग होता था, जो हवा का प्रतिरोध होता था, वो बहुत कम हो गया। और दूसरा ये है कि उसमें जैसे मैग्नो रेंज के तौर पे चलेंगे तो डायरेक्ट फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि पटरी को वो टच करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि पटरी के जस्ट ऊपर, वैसे ये बुलेट ट्रेन वगैरह में भी इनका यूज कर रहे हैं या मैग्नो रेंज में, तो उससे क्या होता है कि जो डायरेक्ट फ्रिक्शन होता था वो भी ओवरकम हो जाता है। तो उसमें ये फायदा होता है कि हम मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर सकते हैं, जिससे एक नई तकनीक है। 1 घंटे का सफर 15 मिनट का, जैसे ट्रेन बहुत तेज चलते हैं तो हम जर्क महसूस करते हैं, या बहुत ज्यादा तेज, उसमें एक लिमिटेशन है कि पटरी पे इस स्पीड से ज्यादा हम नहीं चला सकते, पटरी डैमेज हो जाएगी ट्रेन। पर उसमें जो पटरी छोड़ के, यानी बहुत छोड़ के, मतलब ऊपर नहीं होता, बहुत स्लाइटली ऊपर होता है, तो एग्जैक्ट फिजिकल टच नहीं होता उनका, तो वो उस वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है और झटके भी कम। तो एक सेफेस्ट और वो क्या कह सकते हैं, मतलब कम एनर्जी में अच्छा स्पीड है अच्छी। मतलब अब आने वाला इंडिया का फ्यूचर ब्राइट की तरफ है। हाँ, अभी भी है और आगे और भी ब्राइट होगा। आजादी के बाद से भारत ने साइंस में हमेशा ध्यान दिया है और भारत में जैसे अच्छे वैज्ञानिक मैंने बताया कि बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए, और उन वैज्ञानिक की एक और खास बात
जितने भी वैज्ञानिक हुए उन्होंने इंडिया में सिर्फ साइंस पे रिसर्च पे खुद के रिसर्च पे फोकस नहीं किया, उन्होंने रिसर्च सेंटर और आने वाले फ्यूचर के लिए भी काम। जैसे अब मेघनाथ साहा की बात करें, ठीक है, तो उनका एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन कोलकाता में अपने के नाम पे है, साइंस अपने फिजिक्स भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है जो होमी भाभा ने एस्टेब्लिश करा। तो वो सिर्फ व्यक्तिगत तौर पे रिसर्च नहीं करते थे, बल्कि वो संस्थागत रूप से भी काम करते थे। और उन्होंने कई संस्थाएं बनाई, सीवीरमन ने भी बनाया, ऐसी बैंगलोर के संस्थापकों में रहे। उसके अलावा फिर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट अलग से है। इसके अलावा जैसे इसरो आज बहुत फेमस है, तो विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना कराई और उसके लिए काम करा उन्होंने। तो इन लोगों ने जो भी हमारे पुराने वैज्ञानिक, तो हमारे जो पहले वैज्ञानिक रहे, उन्होंने ये बात भी समझा कि हमें सिर्फ काम व्यक्तिगत तौर पे नहीं करना है, इस यहाँ पे संस्था भी विकसित करनी है जो भारत को आगे ले। तो वो ये जानते थे कि भारत में पोटेंशियल बहुत है, और अगर हम उस पोटेंशियल को सही दिशा देंगे तो ऑब्वियसली साइंस में हम बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो संस्थाएं आज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, करती हैं, और नए छात्रों को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मास्टर करके, ग्रेजुएशन करके, नेट गेट जैम जैसा होते हैं, इनके थ्रू क्वालिफाई करके वो अच्छा कर सकते हैं और नए फील्डों में। और इंडिया में फंडिंग की है, ठीक है, बट फंडिंग भी ठीक ठाक हो जाती है और अब तो बढ़ भी रही है। तो धीरे धीरे सरकारें भी ध्यान दे रही है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में आने वाले टाइम में और ब्राइट और ऑब्वियसली साइंस होना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश जो है उसका ग्रोथ साइंस की ग्रोथ, क्योंकि तकनीक और साइंस का युग है, तो आपको पूरा साइंस में ही जाना ही पड़ेगा। हाँ, आप साइंस के लेवल पर कट करके ये सोचेंगे कि भाई हम जैसे पहले ये थिंकिंग थी कि भाई हम परमाणु बनाएंगे तो उसमें बहुत सारा बजट लगेगा, फिर उसका क्या फायदा है। लेकिन हम जानते हैं कि हर रिसर्च का एक लंबा फायदा होता है, तो चाहे जो भी हो, हर रिसर्च के कार्य का एक लंबा फायदा हो, बजट तो लगता है। जैसे अगर फ्लाइंग मशीन नहीं बनाई गई होती राइट ब्रदर्स के थ्रू, तो आज अमेरिका एयरफोर्स जो है वर्ल्ड के टॉप 5 में नहीं हो। तो वो अमेरिका जानता था कि अगर फ्लाइंग मशीन का रिसर्च होगा यहाँ, तो ऑब्वियसली हम उसका फ्यूचर बेनिफिट तो आज दुनिया में जाना जाता है अमेरिका। तो वो चीजें भारत में भी है और भारतीय सरकार को भी समझना होगा, और समझ भी रहे हैं कि बहुत हद तक काम। तो सनातनी साइंस और मॉडर्न साइंस के टॉपिक में हमारा काफी टाइम हो गया, तो आज का वीडियो तो यहीं तक था, और नेक्स्ट टाइम हम सर को और बहुत सारी गैलेक्सी यूनिवर्स की बातें करने के लिए इनवाइट करेंगे। तो उसके लिए आपको पंचायती पॉडकास्ट पर बने रहना होगा। तो फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। और लास्ट में सर आपका क्या रिव्यू रहेगा मेरे नए पॉडकास्ट के लिए? बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं, और मैं जानता हूँ तुम्हारे नेचर को जानता हूँ, तो बहुत मेहनती और जुझारू प्रवृत्ति के हो, तो निश्चित रूप से ये जो तुम्हारा नया सफर है वो बहुत ब्राइट होगा। और मुझे लगता है कि 1, 2, 3 वीडियो ही तुम्हारे इतनी तेजी से वायरल हो जाएंगे कि फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए भी बहुत शुभकामनाएं रहेंगी, और मुझे लगता है कि पंचायती एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा इन फ्यूचर, जहाँ पे हम अपने विचारों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।